हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 9, जो आपके 35 टारगेट के अंतर्गत आता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, मिड सितंबर तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि 35 टेस्ट पेपर पूरे कंप्लीट करके जाएं, जिससे 27 अक्टूबर को जब आप पेपर देंगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ, बिना तैयारी के हम लोग करने आए हैं। तो 35 में से आज हम कर रहे हैं टारगेट नंबर 9, अर्थात टेस्ट नंबर 9। इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जहां पर आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ किस तरीके से इन सभी टेस्ट सीरीज को आपको रिवीजन करना है, जिससे 3 से 4 बार आपका रिवीजन भी हो जाए और एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना लगे कि आपने कोई पढ़ा नहीं है। उसकी भी मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है बहुत डिटेल तरीके से। उसमें यह भी मैंने बताया कि किस तरीके से मैं एक्सप्लेनेशन को रीड करता हूँ, किस तरीके से मैं उसका रिवीजन करता हूँ। उसका भी लिंक मैंने वीडियो के नीचे लगा दिया है, आप उस पर भी चेकआउट कर सकते हो उस वीडियो को भी। चलिए शुरू कर लेते हैं आज हम पहले क्वेश्चन से। देखिए, यहाँ पर आज हमारा जो सेक्शन होगा वो होगा हमारा भारतीय संविधान। इससे पहले हम लोगों ने एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर ये सारे कवर किए, फुल टेस्ट भी कवर किए। ध्यान रखना है कि ये जो टेस्ट पेपर आपके चल रहे हैं, ये मार्च से पहले जो टेस्ट पेपर कराए गए थे ध्येय आईएएस के द्वारा, उन्हीं पेपर को कवर कर रहे हैं। जिसमें करंट अफेयर्स भी देखोगे तो मार्च 2023 के नाम से थी, परंतु हमें ध्यान रखना है क्या कि हमें करंट अफेयर्स वो वाली नहीं करनी। जब तक जनवरी 2024 से नहीं आएगी तब तक हम कोई करंट अफेयर्स नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आपके सामने है हमारा पहला क्वेश्चन और यहाँ पे हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पूरी चीज़ों को कवर करेंगे। पूछा जा रहा है, किस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में व्यापार करने, 1600 ईस्वी में आई थी, मतलब 1600 के आसपास उसकी स्थापना हुई थी। और उसने पहला कारखाना कहाँ खोला? मसूलीपट्टनम में, जो कि अस्थायी यानी नॉन परमानेंट कारखाना था। परंतु उसके बाद 1613 ईस्वी में उसने सूरत में अपना पहला कारखाना खोला, जो कि उसका परमानेंट था। और इन सभी कंपनियों के द्वारा जो कि व्यापारिक गतिविधियां की जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य भी करने शुरू कर दिए थे। परंतु ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? एक एक्ट बनाया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और उसके द्वारा प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों पे कंट्रोल करना शुरू किया गया। यही पहली बार ऐसा था कि ब्रिटिश सरकार ने पहला कदम उठाया कि भाई, कंपनी लगभग 150 साल से ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, 150 साल से कमा रही है, अब इस पे कंट्रोल करने की जरूरत है। क्योंकि अब ये भारत के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप बहुत प्रभावी तरीके से दे रहे हैं। इसीलिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ब्रिटिश कंपनी ने या ब्रिटिश सरकार ने पहली बार इनके राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी और उस पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए, 1833 के अगर हम चार्टर एक्ट की बात करें तो आपने सुना होगा या आपने पढ़ा भी होगा कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उनको छीना गया। केवल चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, इन दोनों पे मोनोपोली थी। बाकी सभी क्षेत्रों में जो है कि सभी व्यापारियों के लिए रास्ते खोल दिए गए। परंतु 20 साल बाद जब 1833 का चार्टर एक्ट आता है, उसमें यह भी कह दिया गया कि अब चीन और चाय के व्यापार पे भी मोनोपोली समाप्त कर दी गई। अब सभी देश, मतलब कि जितनी भी व्यापारिक कंपनियां हैं ब्रिटिश की, वो भारत के साथ आराम से व्यापार कर सकते हैं। केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं करेगी, बाकी सभी कंपनियां भी अब करने लगेंगी। तो यहाँ पे रास्ता और भी कंपनियों के लिए खोल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, किस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से जाना जाता है। देखिए, 1857 की हमारी हुई थी रिवॉल्ट, यानी भारत में 1857 की बहुत बड़ी क्रांति हुई। जगह जगह जो लोगों ने जो है कि अपना नेतृत्व प्रदान किया, अंग्रेजों के पसीने छूट गए इस नेतृत्व को दबाने में। लेकिन इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने यह चीज सीख ली कि अगर हमें किसी भी तरीके से भारत के ऊपर अपने उपनिवेश को मजबूत रखना है तो थोड़ी बहुत भारत को स्वायत्तता देनी पड़ेगी। और इसी वजह से इन्होंने एक ऐसा एक्ट लेकर आते हैं जो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये इन्होंने वादा किया ब्रिटिश सरकार ने कि अब हम भारत में एक अच्छा शासन लाने का प्रयास करेंगे। और अच्छा शासन कौन लेके आएगा? ब्रिटिश के महाराज और ब्रिटिश की महारानी लेकर आएंगी। इसीलिए यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अब शासन पूरी तरीके से समाप्त हो गया। पूरा का पूरा भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया, यानी कि ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया। और साथ ही साथ इसी अधिनियम के द्वारा बीओसी यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इन सभी को समाप्त कर दिया गया, जिसके माध्यम से कंपनी द्वारा भारत पे चलाया जा रहा जो द्वैध शासन था उसे भी समाप्त कर दिया गया। तो ऑलवेज तरीके से देखें, अल्टीमेटली तरीके से देखें कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? 1858 का एक्ट लेकर आते हैं और कहते हैं कि अब हम भारत में एक अच्छा शासन स्थापित करेंगे, कंपनी का शोषणकारी नेतृत्व और चरित्र हमने समाप्त कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
देखिए अब यहाँ पे क्या है, आपको एक दो लाइन एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, एक दो स्टोरी में आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों को लगेगा सर बस क्वेश्चन का आंसर हटवाइए आगे बढ़ जाइए। तो ऐसे लोगों के लिए मैं हमेशा हर टेस्ट पेपर में कहता हूँ, क्योंकि कई सारे ऐसे कमेंट मुझे देखने को मिलते हैं कि सर केवल आप आंसर हटवा दीजिए। तो उसके लिए एक ही मैसेज है कि आप वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करें आंसर की के साथ और वहीं से रटते रहो, क्लास देखने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज भी चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, टॉपिक को समझने की बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो लोग इसमें जुड़े रहें और पूरी तरीके से वो सीखते चलें। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेख बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही बात है क्या? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ तो बिल्कुल उसको जो हिंदी में लिखा गया था वो वसंत कुमार वैद्य के द्वारा लिखा गया था। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, संविधान सभा के द्वारा कमल को प्रतीक या मुहर के रूप में अपनाया गया था, तो ऐसी बात नहीं थी, उस समय हाथी को अपनाया गया था। ध्यान से समझ लो मेरी बात, सिंह की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। जिस समय संविधान सभा पूरे संविधान को तैयार कर रही थी उस समय उसने हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया था, न कि कमल के रूप में। तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा है, एल.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था, यह भी बात सही है। और चौथा है, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। बिल्कुल सही बात है। 2 उपाध्यक्ष कौन कौन से थे ये भी आपको पता होना चाहिए। एक थे आपके H.C. मुखर्जी और दूसरे थे दोस्तों V.T. कृष्णमाचारी। क्या नाम था इनका? V.T. कृष्णमाचारी। ये दोनों लोग उपाध्यक्ष की भूमिका निभा चुके थे। ध्यान से समझना, उसी दौरान स्थायी अध्यक्ष भी एक थे, राजेंद्र प्रसाद। और अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है तो सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। इनसे संबंधित भी एक प्रश्न आगे आएगा, वहां पर भी मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। तो आप देखो कि दूसरा ही गलत है, पहला तीसरा चौथा सही है। इट मीन्स कि सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? अच्छा, एक चीज और आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि वीडियो पर पहली बार आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना, क्योंकि आज शाम को आपको सीसेट का पेपर 2023 का मैं दोबारा आपको सॉल्व कराऊंगा। फिर इसके बाद और भी जो उसके पीछे के पेपर होंगे वो भी, क्योंकि सीसेट पे बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन कोई नहीं, मैं टाइम निकाल के उसे आज जरूर कराऊंगा, तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल को, इसलिए आपको अपडेट वहां पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे संविधान सभा के विषय के बारे में पूछ रहा है, संविधान के बारे में नहीं दोस्तों, संविधान सभा जब गठित हुई थी उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो क्या क्या चीजें उसमें, क्या यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी? तो यही तो एक सबसे बड़ा गलत पॉइंट है कि वयस्क मताधिकार पे नहीं थी, बल्कि जितने भी हमारी देसी रियासतें थी या जितने भी हमारे प्रांत थे, राज्यों की प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा इन्हें चुना गया था। किसके द्वारा चुना गया था? व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि जो व्यवस्थापिका के सदस्य थे क्या ये वयस्क मताधिकार पे थे कि नहीं थे, तो ऐसा तो है नहीं, ये इनडायरेक्टली चुने गए थे, इसीलिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। और ये बहुदलीय संरचना थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे दलों के नेतृत्वकर्ता इसमें शामिल हुए थे, चाहे वो कांग्रेस के हों या कम्युनिस्ट पार्टी के हों या स्वराजवादियों के हों, अलग अलग दलों से इसमें लोग जुड़े हुए थे। और यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, जैसे झंडा समिति हो गई, प्रांतीय समिति हो गई, मूल अधिकार समिति हो गई, संघ शक्ति समिति हो गई, नियम समिति हो गई। तो अलग अलग समितियों के द्वारा ये कार्य भी कर रहे थे। तो यहाँ पर केवल पहला स्टेटमेंट गलत हो गया कि ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बल्कि राज्यों की प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा इनको चुना गया था। तो पहला हटाते ही हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4। अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 मेरे दोस्त? लिख रहा है कि जब भी संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते थे। बिल्कुल सही बात है। और जब इस संविधान सभा की बैठक बतौर एक विधायिका के रूप में होती थी तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर जी करते हैं। और आप लोगों ने जब लोकसभा के स्पीकर की लिस्ट पढ़ी होगी, जैसे वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला जी हैं, ठीक है, जो राजस्थान से सांसद हैं और राजस्थान की कोटा सीट से सांसद हैं। लेकिन जब आप पूरी लिस्ट को पढ़ते हो तो सबसे पहले जो अध्यक्ष महोदय थे वो थे जीवी मावलंकर जी, जो एक लोकसभा के थे। अर्थात जब संविधान सभा एक नियम बनाने की संस्था के रूप में कार्य करती थी, विधायिका के रूप में, तब इसकी अध्यक्षता एक पीठासीन अधिकारी करता था जिसका नाम जीवी मावलंकर था। परंतु जब ये संविधान सभा बिना मतलब विधायिका के रूप में काम न करके एक सामान्य संविधान सभा के रूप में काम करती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते थे। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, इसीलिए 5 का सी हो जाएगा। तो ध्यान देना, ये बहुत बारीक अंतर है।
अगला प्रश्न है, किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र का यानी आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आपके एन ए पालकी वाला ने कहा। किसने कहा? एन ए पालकी वाला ने। जबकि भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा। क्या कहा दोस्तों? पवित्र दस्तावेज यानी होली डॉक्यूमेंट, जिसको हम लोग होली डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। होली मतलब पवित्र होता है, होली डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो अंबेडकर जी ने ऐसा कहा था, लेकिन संविधान का परिचय पत्र पालकी वाला जी ने कहा। अगला प्रश्न 7 नंबर पे, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। उद्देशिका मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? प्रस्तावना होता है। संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। क्या? बिल्कुल सही बात है। और इसकी जो प्रस्तुति थी ना, वो थी आपकी 13 दिसंबर 1946 को इसको प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। परंतु 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है भैया। दूसरा है, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है? बिल्कुल सही बात है, इसमें संशोधन किया भी गया है। कब किया गया? 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया इसमें 1976 में, जिसमें समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों का प्रयोग किया गया। तो दूसरा भी सही है। तीसरा, इसकी प्रकृति न्याय योग्य है। क्या? अर्थात प्रस्तावना में दिए गए जितने भी विचार और मूल्य हैं, अगर इनका पालन नहीं हो पा रहा है तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो या किसी भी न्यायालय में जा सकते हो? तो बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि ये दोस्तों एक अवाद योग्य है। क्या है? अवाद योग्य अर्थात गैर न्याय योग्य, अर्थात इसके खिलाफ आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपकी भारत सरकार या राज्य सरकार आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान कराने में असफल भी हो रहे हैं ना, तो भी आप कोर्ट में नहीं जा सकते। इट मीन्स कि ये वाला स्टेटमेंट तो भैया गलत हो गया। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता शब्दों का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया? अखंडता शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, चौथा ही सही हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि तीसरा वाला तो गलत है दोस्तों। अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम देखें, निम्नलिखित राज्यों के गठन का क्रम लगाना है आपको। तो सबसे पहले किसका गठन हुआ था? नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 में गठन हुआ। कब? 1963 में। फिर मणिपुर की बात करेंगे तो 21 जनवरी 1972 को गठन हुआ। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा और पंजाब एक ही साथ गठित होते हैं 1 नवंबर 1966 में, और इनकी संयुक्त रूप से जो राजधानी बनती है वो चंडीगढ़ बनती है। मिजोरम की बात करेंगे तो ये गठित हुआ था 20 फरवरी 1987 में। ठीक है। तो अब इस हिसाब से अगर आप क्रोनोलॉजी लगाओगे तो सबसे पहले नागालैंड 63 में आ जाएगा, फिर हरियाणा 66 में आएगा, फिर 72 में मणिपुर और 87 में मिजोरम। तो 1 4 3 2 ये ऑप्शन आपका सही बैठेगा। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम देखते हैं तो क्या कहता है मेरे दोस्त? 9 नंबर पे लिख रहा है कि राज्य 6 से 15 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये बात तो बिल्कुल सही है भाई। आर्टिकल नंबर 21A के तहत कहा गया राइट टू एजुकेशन, अर्थात शिक्षा का अधिकार अब मौलिक अधिकार हो गया है। और एक गलती है इस प्रश्न में, क्या है कि 6 से 15 वर्ष नहीं था, 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, जिसमें क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चे पूरे कंप्लीटली पढ़ाई कर सकेंगे। और इसको मौलिक अधिकार का दर्जा कौन से संवैधानिक संशोधन से दिया गया? तो 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको निकाल दिया गया। हालांकि दर्जा देने की बात करेंगे तो राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था, जिसका इम्प्लीमेंटेशन राइट टू एजुकेशन 2010 के नाम से होता है, जिसमें फंडामेंटल राइट की बात हो जाती है। चलो, पहला स्टेटमेंट भैया गलत है, क्योंकि 6 से 15 नहीं, 6 से 14 होना चाहिए। और एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अनिवार्य है या अपरिहार्य है। बिल्कुल सही है। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में अगर आप एक एज अ ह्यूमन राइट के तौर पे अगर इसे यूज नहीं करोगे तो आपकी सोसाइटी डेमोक्रेटिक नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे यही बात करा कि बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में हम राइट टू एजुकेशन की बात एज अ ह्यूमन राइट जरूर करते हैं। तो बिल्कुल सही है, आर सही हो गया, ए गलत हो गया, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद देख लो और उनके प्रावधान। जैसे आर्टिकल नंबर 22 को अगर हम देखें तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण हो सकता है। आप ध्यान देना कि हो सकता है थोड़ा सा आपको कम दिख रहा हो, क्योंकि डीएससी का जो लोगो है वो आ रहा है, लेकिन कोई नहीं, मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ उसको जरा ध्यान से सुनोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। पहला तो भैया सही है। आर्टिकल नंबर 24 कहता है मानव दुर्व्यापार बलात्श्रम पर रोक, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मानव दुर्व्यापार बलात्श्रम पर रोक करने की बात होती है आर्टिकल नंबर 23 में।
जबकि आर्टिकल नंबर 24 में होता है कि कारखाने या जोखिम भरे कारखानों में बालकों के नियोजन पर निषेध है, अर्थात किसी भी प्रकार से आप बाल श्रम नहीं करा सकते, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इज इट क्लियर? तो 24 में बाल श्रम के बारे में बात होती है, यानी कि बालक के अधिकारों की बात होती है, न कि मानव दुर्व्यापार बलात्श्रम, क्योंकि ये तो होता है आर्टिकल 23, तो ये मिलान तो गलत हो गया। 26 को देखते हैं तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता भी दी गई है, बिल्कुल सही। और 21 को देखते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी दी गई है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है 11 नंबर को, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? अगर हम अपने मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों की बात की गई। किसकी बात की गई? आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक, और भाग हो जाएगा आपका 3, इसकी मौलिक अधिकारों की बात की गई है। और ये जो प्रोविजन है ये यूएसए के संविधान से लिया गया है, परंतु इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो केवल और केवल इंडियन नागरिक को प्राप्त हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15, यानी धर्म, जाति, लिंग भेद, इनके आधार पर हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। आर्टिकल नंबर 90, ठीक है, और आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30, ये जो आपके अधिकार हैं ये केवल और केवल किसे प्राप्त है मेरे भाई? ये केवल और केवल अगर आप देखोगे तो भारतीयों को प्राप्त है। बाकी सभी अधिकार जितने भी बच गए वो भारतीयों को तो है ही है, विदेशियों को भी प्राप्त है। तो यहां आपसे यही पूछ रहा है कि भाई विदेशियों को नहीं, केवल भारतीयों को। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 आ जाएगा, और अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति का अधिकार आर्टिकल नंबर 29। ये 1 और 4 ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। जबकि अगर आप विधि के समक्ष समता का अधिकार देखोगे आर्टिकल 14, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देखोगे 21, तो 14 और 21 तो भाई विदेशियों को भी प्राप्त है, इसीलिए हमने इसको कलेक्ट नहीं किया, केवल 1 और 4 इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इससे पहले मैंने लगभग 8 टेस्ट करा रखे, टारगेट करके जो है कि एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, टारगेट 27 अक्टूबर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024। उस प्लेलिस्ट में बाकी टेस्ट पेपर जरूर देख लेना, तभी आपको जो है कि फायदा मिलेगा। अदरवाइज फिर आप जो है कि कितना भी पढ़ो, कितना भी रटोगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। चलिए टॉपिक पर देख लेते हैं। डीपीएसपी के बारे में पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न। तो सबसे पहले आपको मैं डीपीएसपी के बारे में बेसिक जानकारी दे दूं, जो आपको पहले से पता है, केवल मैं रिवीजन करा रहा हूं। ये कहां से लिया गया दोस्तों प्रोविजन? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और इसके प्रोविजन की बात आपकी आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 में की गई है। और अगर मैं पार्ट की बात करूं यानी भाग की, तो भाग संख्या 4 के अंतर्गत इसकी पूरी बात की गई है। चलिए टॉपिक पर आते हैं। पूछा जा रहा है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अगर डीपीएसपी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, सरकार नहीं कर पा रही है, तो आप उसके लिए किसी भी न्यायालय में उसकी चुनौती देने नहीं जा सकते हो, यानी वाद योग्य नहीं है, उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। आर्टिकल नंबर 42, काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं की स्थिति समाजवादी सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करती। बिल्कुल, अगर आप व्यक्तियों से काम कराना चाहते हो तो कम से कम उनके लिए एक मानव के लिए जो उचित दशाएं होती हैं वो प्रदान करिए, तब आप काम कराइए, यानी समाजवादी दिशा है। 43 में ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की स्थापना गांधीवादी सिद्धांत का समर्थन करती है। यह भी बात सही है, क्योंकि गांधी जी तो कहते थे कि भारत गांव में बसता है, और गांव में अगर हम कुटीर उद्योगों की स्थिति को अच्छा रखेंगे तो डेफिनेटली हमारे भारत का विकास बेहतर होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 48(1), पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा उदार बौद्धिक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह भी सही है। तो यहाँ पे चारों ही स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न यहाँ पे सूची और उसके विषय से संबंधित है। जैसे आर्टिकल नंबर 40, ये किससे दोस्तों संबंधित है? ग्राम पंचायतों के गठन से, तो ये हो जाएगा 3rd। आर्टिकल नंबर 44, ये आपका हो जाएगा समान नागरिक संहिता, यानी कि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी जैसे कि उत्तराखंड पहला राज्य बन गया जिसने आज़ादी के बाद यूसीसी को अपने राज्य में लागू कर लिया। लेकिन अगर हम हॉलिस्टिक वे में देखते हैं तो गोवा हमारा पहला राज्य जिसके यहाँ पहले से यूसीसी लागू है, लेकिन ये आज़ादी से पहले ही लागू हो चुका था। तो कई बार बच्चों का कंफ्यूजन था कि सर यूसीसी पहले गोवा में लागू हुआ या उत्तराखंड में? तो देखिए गोवा में लागू हुआ है आज़ादी से पहले ही, लेकिन अगर पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत में पहला कौन सा राज्य है जिसने यूसीसी को लागू किया, तो उसका नाम होगा उत्तराखंड।
ये हो गया। अब जरा 39A की बात करें, जिसमें कहा जाता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। और आर्टिकल 50 में अगर आप देखोगे तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में पृथक्करण होना चाहिए। यहीं पर आर्टिकल 51 की बात कर लो, जहां पे डीपीएसपी का आखिरी आर्टिकल होता है, जिसमें कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति समृद्धि के बारे में बात की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बात की जाती है। तो इस आधार पे जब इसका आप कूट मिलान करोगे तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर पे, निम्न में से किस व्यक्ति ने नीति निर्देशक तत्वों की तुलना एक ऐसे चेक से की जो बैंक में है और उसका भुगतान बैंक संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है। अर्थात डीपीएसपी को ऐसे प्रोविजन की तरह माना गया है कि जब बैंक में पैसा होगा तभी जो है कि वो संभव होगा। और ये स्टेटमेंट आपके केटी शाह का है। किसका है? केटी शाह का। अब मेरी बात एक गौर से सुनना, हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता भी हो और हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो। देखिए, जब फंडामेंटल राइट्स बनाए गए और डीपीएसपी बनाया गया, जो हमारी संविधान सभा की समितियां थीं जो मूल अधिकार पे काम कर रही थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में, उसकी उप समिति के एक अध्यक्ष जेबी कृपलानी साहब भी थे। उसी समय बहुत सारे ऐसे अधिकार थे जो डीपीएसपी में आज दिख रहे हैं, लेकिन संविधान सभा के सामने मूल अधिकार के तौर पे थे। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे थे जिसमें 1 रुपए का खर्चा नहीं लगना था, व्यक्तियों को स्वतः मिल जाना था। और कुछ अधिकार ऐसे थे जो व्यक्तियों को प्रदान करने के लिए सरकार को पैसा खर्च करना पड़ता। तो सरकारों ने ये देखा कि भाई देखो, दो बातें हैं, भारत अभी स्वतंत्र हो रहा है नया नया, भारत के पास 1 फूटी कौड़ी नहीं है, सुई बनाने का पैसा नहीं है, तो कहां से लोगों को ऐसे अधिकार देगा जिसमें पैसे की आवश्यकता है। तो सीधी सी बात है, जो अधिकार फ्री में प्राप्त हो सकते थे उसे तो डाल दिया मूल अधिकार में कि भाई आप पैदा हो गए और आपको कुछ अधिकार दे दिए गए। कुछ अधिकार ऐसे थे जिसमें पैसा खर्च करने की बात थी, लेकिन उस पर सरकार की मनमानी या सरकार का नियंत्रण रहेगा, जिसे हम कहते हैं डीपीएसपी। पैसा रहेगा तो हम काम कराएंगे, पैसा नहीं रहेगा तो हम नहीं कर सकते हैं। और उसके खिलाफ आप किसी भी प्रकार से कोर्ट में कोई याचिका नहीं डाल सकते कि हाँ ये सरकार अपना ये कानून पास नहीं कर रही है या इस आर्टिकल का ध्यान नहीं रख रही है। तो इसीलिए डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के नाम से 2 अलग अलग पार्टीशन किए गए कि एक में पैसे की जरूरत है तो सरकार की इच्छा पे रख दो, और एक में पैसे की जरूरत नहीं तो व्यक्ति को इजिली अवेलेबल करा दो फंडामेंटल राइट। क्लियर हो गया? चलिए, ये तो मैंने कुछ अपनी एक स्टोरी बता दी जो आपको पता होनी चाहिए। तो केटी शाह ने ये स्टेटमेंट दिया था कि भाई डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक के भुगतान संसाधनों की अनुमति पर संभव है, अगर बैंक में पैसा होगा तो उस चेक का भुगतान किया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ और भी स्टेटमेंट थे, जैसे टीटी कृष्णामाचारी ने क्या कहा, इसे कहा था दोस्तों भावनाओं का, ध्यान समझना, जो हमारे संविधान सभा के सदस्य, उन भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ा घर, क्या बताया, नॉन परमानेंट डस्टबिन, अर्थात कूड़ा घर है एक तरीके से। और आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था, आइवर जेनिंग्स ने तो कह दिया दोस्तों कि एक कर्मकांडी आकांक्षा है, बस और कुछ नहीं है, एक कर्मकांडी आकांक्षा और कुछ नहीं है। और बाकी केटी शाह ने जो कहा वो तो आपने पढ़ लिया। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 15, क्या कहता है, कौन सा नीति निर्देशक तत्व तो नहीं है? भाई उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेना, ये तो बिल्कुल है, आर्टिकल नंबर 43A में है। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना, ये भी है। और अस्पृश्यता का निषेध, ये तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 17 में आता है जो कि मूल अधिकार होता है। और प्रसूति सहायता का उपबंध, ये आपके आर्टिकल नंबर 42 का क्लॉज है। इट मीन्स कि आपका जो अस्पृश्यता का निषेध है ये आपका आर्टिकल 17 है और जिसे हम लोग फंडामेंटल राइट के नाम से जानते हैं। तो ये डीपीएसपी में नहीं है, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके मूल कर्तव्य के संदर्भ में। मूल कर्तव्य के संदर्भ में पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए विधायी प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं है क्या? कोई उल्लेख है या नहीं है? तो ये बात तो सही है कि भाई उसको मौलिक कर्तव्य को लागू कराने के लिए कोई उल्लेख नहीं है। आप देखो ना, 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य लिखे होते हैं, जिसमें अपने संविधान के प्रति आस्था रखनी होती है, अपने राष्ट्रगान के प्रति, अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति रखनी होती है, साथ ही साथ हिंसा नहीं फैलानी चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन ऐसा कई बार होता है कि आक्रोशित होकर हम लोग सार्वजनिक संपत्ति को क्षति भी पहुंचाते हैं। अग्निवीर योजना के दौरान देखो न जाने कितनी क्षति पहुंचाई गई, रेलवे, बस, ट्रैक वगैरह सब कुछ तोड़े गए। तो क्या मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं होने पे कोई सजा भी मिली क्या? तो इसका मतलब है मौलिक कर्तव्यों को लागू कराने के लिए, प्रवर्तित कराने के लिए कोई भी हमारे पास विधायी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। तो स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा कह रहा है संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़े गए। बस यहीं पे गलती है, जोड़ा तो गया था 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, परंतु वो 1976 में हुआ था, 1978 में नहीं हुआ था। और इसके लिए एक समिति गठित की गई थी जिसका नाम था दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति, और इस समिति ने
शुरू शुरू में जो सिफारिश की थी उसने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज की सिफारिश की थी, 10। बाद में जो 11वां जोड़ा गया है वो जोड़ा गया आपके 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा, कि माता पिता या अभिभावकों का ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य करें। उसके लिए स्कूल भेजें, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भेजें, लेकिन उनकी जिम्मेदारी भी तय कर दी गई अपने बच्चों के प्रति। तो इस तरीके से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज का उन्होंने सिफारिश की थी, परंतु 86वें संवैधानिक 2002 के द्वारा हमने एक और फंडामेंटल ड्यूटीज को एड ऑन कर दिया। वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक कर देना, और पॉइंट अगर आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, हर एक बिंदुओं को मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो और भी बेहतर आपको समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को एक बस लाइक कर देना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि आप अपने भाई के चैनल को ग्लैंस एकेडमी को सपोर्ट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 17 है, मूल कर्तव्य के बारे में फिर से यहाँ पे पूछ लिया गया। दूसरा प्रश्न है, मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ एक चेतावनी के रूप में। हाँ भाई बिल्कुल, आपको ऐसे कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए जो समाज के खिलाफ हो या राष्ट्र विरोधी हो, क्योंकि आप अगर उसमें मूल कर्तव्य जब आप पढ़ोगे तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, राष्ट्र के प्रमुख चुनाव मतलब जो चिन्ह हैं या प्रतीक है उनके प्रति सम्मान करना, जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के जो आंदोलनकारी थे, ठीक है, उनके प्रति या उनके आदर्शों के प्रति सम्मान व्यक्त करना, ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल ना होना जिससे महिलाओं का पतन हो रहा हो, तो ये सामाजिक गतिविधियों के खिलाफ है। अगर ऐसी कोई गतिविधि हो रही है जैसे भ्रूण हत्या हो गया, सती प्रथा हो गया, एजुकेटेड ना होना, लैंगिक भेदभाव करना, इन सभी के विरोध में ही मूल कर्तव्य लाए गए हैं। तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। बिल्कुल, आपको कैसा अपना जीवन जीना चाहिए, कैसे आपके वैल्यूज होनी चाहिए, ये उनके लिए एक मोरल है। और मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए न कि विदेशियों के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें विदेशियों से कोई उम्मीद नहीं की गई जो 2-4 दिनों के लिए आते हैं। हम अपने देश के नागरिकों से उम्मीद करते हैं कि हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने भारत को एक अतुलनीय भारत के रूप में ले चलें। तो ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर आधारित है। अर्थात इन्होंने कह दिया था कि मूल अधिकार और डीपीएसपी ये एक दोनों को बैलेंस करते हैं, एक दूसरे का अस्तित्व ही एक दूसरे के साथ है। और ये मामला आया था, आंसर इसका हो जाएगा मिनर्वा मिल्स केस 1980 में आया था। जबकि केशवानंद भारती का केस आया था 1973 में, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लाया गया था। किसका? बेसिक स्ट्रक्चर का, अर्थात आधारभूत संरचना की बात की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। देखिए, जहां पे डिटेल करने लायक होगा वहां पे मैं डिटेल कर रहा हूं, जहां पे केवल फैक्ट बता के आगे बढ़ना है वहां पे हम फैक्ट के ही रूप में काम करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा 57वां संवैधानिक संशोधन के बारे में सत्य है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो 57वां संवैधानिक संशोधन हुआ वो कब हुआ? 2011 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। बिल्कुल सही बात है। और इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग 4B जोड़ा गया, यह भी सही बात है। तो आप देखोगे मूल अधिकार के अंतर्गत 19(1)C के अंतर्गत जहां लिखा होता है ना संघ बनाने की शक्ति, वहीं पर लिख दिया गया कि सहकारी समिति भी आप बना सकते हो। तो मूल अधिकार तो घोषित हो गया। साथ ही साथ आप इसमें देखोगे कि डीपीएसपी में भी इसको शामिल किया गया। किसमें? आर्टिकल नंबर 43B में, कि आप क्या कर सकते हो? सहकारी समितियों का भी निर्माण कर सकते हो। और भाग 4B को जोड़ा गया। तो इस आधार पे 19 के दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका 20। यहाँ पे भाग है संविधान के और संबंधित विषय, मिलान करना है। जैसे भाग 14 क की बात करेंगे तो ये ट्रिब्यूनल से संबंधित है। किससे संबंधित है? ट्रिब्यूनल से संबंधित है। और भाग 16 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, भाग 16 की बात करें तो ये आपका हो जाएगा कुछ विशेष वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध करना, जैसे SC, ST, महिला, दिव्यांग, बच्चे, इनके लिए राज्य सरकारें या केंद्र सरकार एक विशेष उपबंध भी कर सकती हैं। भाग 20 की बात करेंगे तो संवैधानिक संशोधन की बात है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल नंबर 368 की व्याख्या है। और भाग 11 की बात करें दोस्तों तो संघ और राज्यों के बीच संबंध। बस यहीं पर रुक जाना, 2022 के PCS के प्रीलिम्स में ये प्रश्न आया था। कैसे? देखो, यहाँ लिखा है संघ और राज्य के बीच में संबंध। तो वो कौन से संबंध होते हैं? आपको पता है, प्रशासनिक संबंध होते हैं, विधायिक संबंध होते हैं। लेकिन एक संबंध और भी तो होता है दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं वित्तीय संबंध, और ये भाग 12 में लिखा गया है। ठीक है, इसको कई बच्चों ने गलत किया था 2021 से 2022 के PCS में। वहां सीधे दे दिया कि संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध किस भाग में? भाग 11, भाग 12, भाग 13, भाग 15। अब वहां पे बच्चों ने क्या पढ़ा कि हमेशा भाग 11 पढ़ते चले आए, भाई विधायी, प्रशासनिक, विधायी, और वहां पे वित्तीय भी ऐड कर दिया, जबकि वित्तीय का संबंध अलग है, भाग 12 में है।
ठीक है, तो ये तो मैंने सारा आपको मिलान कर दिया। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पे प्रतिषेध, ये आर्टिकल नंबर 23 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट माना जाता है, जबकि पर्यावरण का संरक्षण, काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार और कृषि पशुपालन का गठन आर्टिकल 48, ये तीनों ही आपके डीपीएसपी है, बाकी पहला वाला नहीं है। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पढ़ते हैं, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, बिल्कुल सही। और इस समिति में 7 सदस्य थे, यह भी सही है। और इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे, यह भी सही है। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से अधिक का समय लिया था, बस यही गलत हो जाएगा कि 6 माह से कम समय लिया था, उन्होंने ज़्यादा समय नहीं लिया था। और प्रारूप समिति की कुल 141 बैठकें हुई थी। क्या हुई थी? 141 बैठकें हुई थी। तो यहाँ पे केवल सी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने 6 महीने के अंदर ही प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार कर लिया था। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर पे, संविधान सभा के प्रथम स्थायी उपाध्यक्ष, ध्यान समझना, जब भाई स्थायी उपाध्यक्ष की बात की जा रही है तो मैंने पहले ही बताया था एच.सी. मुखर्जी जी का नाम बताया था, क्योंकि इस समय जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन आपने ये भी तो पढ़ा है कि 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो उस समय एक अस्थायी अध्यक्ष भी थे दोस्तों, और उनका नाम क्या था? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन यहीं पर एक अस्थायी उपाध्यक्ष भी होगा, और अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड एंथोनी थे। क्या समझे? फिर से समझ लो, जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है तो एक अस्थायी यानी नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया, सच्चिदानंद सिन्हा को, और उसी समय नॉन परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट अस्थायी जो उपाध्यक्ष थे वो थे फ्रेंड एंथोनी। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक बैठती है तो वहां पे एक परमानेंट स्थायी अध्यक्ष को चुन लिया गया जिसका नाम था राजेंद्र प्रसाद, और उनके साथ 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए जिनका एक का नाम है एच.सी. मुखर्जी और दूसरा मैंने अभी आपको कमेंट सेक्शन में बताना, चलो मैं ही बताता हूँ, बीटी कृष्णमाचारी। क्या बताता है? टीटी कृष्णमाचारी, उनको बनाया गया था। तो यहाँ पे जो प्रश्न है स्थायी पूछा जा रहा है उपाध्यक्ष, तो एच.सी. मुखर्जी हो जाएगा। देखिए, जब तक आप प्रश्नों के हर एक पहलू को नहीं समझोगे ना, तब तक आप केवल प्रश्नों को रटोगे, और रट के कभी भी एग्जाम नहीं निकाला जा सकता। कुछ फैक्ट होते हैं जिन्हें रटना पड़ता है, लेकिन कुछ चीज़ें अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हो, समझ लेते हो, तो वो ज़्यादा बेस्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 1 में भारत के उल्लेख कैसे हैं? राज्यों के संघ के रूप में किया गया, इसका क्या मतलब है? भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए समझौते का परिणाम है? तो नहीं मेरे दोस्त, ऐसा समझौता तो केवल यूएसए में हुआ है। हमारे यहाँ द यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं कहता है। क्या कहते हैं? द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का संघ है लेकिन राज्यों का परिणाम नहीं है, तो पहला गलत। और किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ये बात सही है, जबकि यूएसए में क्या है कि अलग होने का अधिकार भी होता है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, इसलिए केवल बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संसदीय प्रणाली की नहीं है? देखिए, भारतीय संसदीय जो प्रणाली है वो ब्रिटेन संविधान से ली गई है, और उसके अंतर्गत क्या क्या प्रोविजंस होते हैं? वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिकाओं की उपस्थिति। वास्तविक में हमारी कार्यपालिका कौन ऑपरेट करता है? प्रधानमंत्री जी। और नाम मात्र में कौन होता है? प्रेसिडेंट, अर्थात राष्ट्रपति महोदय। फिर कह रहा है विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता भी होती है। बिल्कुल, आप देखो ना, लोकसभा में सारे मंत्री बैठते कि नहीं बैठते? भारत में लोकसभा में ही तो कार्यपालिका के मंत्री बैठते हैं, तो ये भी सही है। और बहुमत वाले दल को सत्ता मिलती है, जो बहुमत प्राप्त करता है, एक मेजॉरिटी जो फिक्स कर दी जाती है, जैसे हमारे लोकसभा में 272 सीटों से अधिक लाना होता है तो मेजॉरिटी आपकी सेट हो गई और आप अपनी सरकार बना सकते हो, ये भी सही है। लेकिन यहाँ लिख रहा है निचले दल का विघटन न होना। भाई, निचले दल का मतलब होता है लोकसभा, और लोकसभा का तो विघटन होता है, जबकि उच्च दल यानी जो उच्च दल होता है, ऊंचा वाला जो सदन होता है, उच्च सदन, उसका विघटन नहीं होता, जिसे हम लोग कहते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। सी गलत हो गया। अगला प्रश्न है यहाँ पे 26, भारत में धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा अपनाई गई है। बिल्कुल सही बात है। और भारत का समाज बहुधर्मवादी है। बिल्कुल सही बात है। तो ए स्टेटमेंट से हो जाएगा। जबकि यहीं पे अगर आप देखोगे जो पश्चिमी अवधारणा है ना, वहां पे धर्म और राज्यों का पूरा अलगाव है। धर्म अलग काम करता है, राज्य अलग काम करता है, अर्थात इसे हम नकारात्मक अवधारणा कहते हैं। जबकि भारत में क्या होता है, आवश्यकता पड़ने पर धर्म के अंतर्गत गलत परंपराओं को सेट करने के लिए या रोकने के लिए राज्यों का हस्तक्षेप अवश्य होता है। जैसे अगर आप देखोगे, राज्य के अंतर्गत न्यायपालिका भी आती है। सबरीमाला केस याद है, 2-3 साल पहले बहुत हाईलाइट था, जिसमें यह कहा जाता था कि प्यूबर्टी के दौरान या जो पीरियड्स के दौरान महिलाएं होती हैं
उनको सामान्यतः क्या होता है, उस मंदिर में नहीं जाने दिया था कि भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी हैं, भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी हैं। ऐसे में जो महिलाएं जिनकी प्यूबर्टी आ चुकी है, अर्थात जो अब पीरियड्स आते हैं उनको हर महीने, ऐसी महिलाओं के लिए बैन किया गया था। लेकिन संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 25 to 28 में स्पष्ट लिखा गया है कि राइट टू क्या आपका धर्म का होता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि भाई सबरीमाला केस में महिलाएं भी जा सकती हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी धर्म में गलत रूढ़ियां या गलत निम्न चल रहे हैं, गलत जो है कि परंपराएं चल रही, तो उनको रोकने का भी काम किया जा सकता है और ये सकारात्मक अवधारणा मानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखें तो समझ में आ गया भारत की जो पंथ निरपेक्षता है वो किस प्रकार की है, ठीक है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत के किस अनुच्छेद द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे कर से उन्मुक्ति प्रदान किया गया है जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की आवृत्ति हेतु प्रयोग किया जा रहा है। अर्थात सरकार आपसे धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाती है, और ये प्रोविजन आर्टिकल नंबर 27 में कहा गया है। आपने अक्सर कभी सुना है कि आपसे धर्म के नाम पे भी टैक्स लिया जाता है, धर्म के नाम पे शुल्क लिया जाता है, फीस। जैसे कई सारे धार्मिक आयोजन होते हैं तो वहाँ पे राज्य सरकार अपनी पुलिस को खड़ा करती है, बहुत सारी व्यवस्थाएं देती है, तो उसके बदले में वो आपसे शुल्क लेती है। वो क्या करती है भाई, शुल्क ले लेती है। कहीं आपकी पार्किंग की सुविधा है तो शुल्क हो गया, कहीं आपको ठहरने की सुविधा तो शुल्क ले लेगी। तो फी और टैक्स, इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों ही तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है? तो ये स्टेटमेंट आपके एन श्रीनिवासन महोदय ने दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संघात्मक व्यवस्था के एकात्मक चरित्र को प्रकट करता है? भाई एकात्मक चरित्र को आप देखोगे एकीकृत न्यायपालिका है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट चाहेगी तो हाई कोर्ट के डिसीजन को भी बदल सकती है, इसी को कहते हैं एकीकृत न्यायपालिका। और स्वतंत्र न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये संघात्मक व्यवस्था होती है, न कि एकात्मक, तो इसको तो हटा दो। आपातकालीन उपबंध भी होते हैं एकात्मक, और एकल नागरिकता तो है ही है, तो इस आधार पर 1, 3, 4 आपके सही होंगे, यानी सी। तो दूसरा वाला आपने हटा दिया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए चौथी में क्या लिखा हुआ है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। जो प्रत्येक राज्य विधानसभाएं हैं उनसे चुने गए जो व्यक्ति होते हैं, अर्थात राज्यों के लिए जो राज्यसभा में सीटें होती हैं, जैसे सबसे अधिक जो सीटें हैं वो यूपी की हैं, 31 सीटें दी गई राज्यसभा में, उत्तर प्रदेश को। तो इन्हीं राज्यसभाओं में स्थानों का आवंटन होता है। अगर हम इसी तरीके से और बात कर लेते हैं, जैसे भारत में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण, तो ये 7वें शेड्यूल में मिलेगा। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन ये आपको 6 शेड्यूल में मिलेगा। और सूचीबद्ध भाषाओं की बात करेंगे तो ये आपको 8th शेड्यूल में मिलेगा। और राज्यों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन ये आपको 4th शेड्यूल में मिलेगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, यहाँ पर विषय हो जाएंगे और यहाँ पे अनुच्छेद, ये आपको मिलान करना है। तो जरा मिलान करने के लिए देखो, पहला क्या दे रहा है, व्यक्तियों को अपनी अनुकूल अवस्थाओं में कार्य करने हेतु राज्य का प्रयास, यानी राज्य लगातार ये प्रयास करे कि व्यक्ति जो भी कार्य कर रहे हैं कम से कम अनुकूल अवस्थाएं होनी चाहिए, जानवरों की तरह नहीं होना चाहिए, मानव को मानव की तरह ट्रीट करो, ये आर्टिकल नंबर 41 में कहते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन, अगर कोई व्यक्ति चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो महिला हो या कोई इंसान हो, अगर वो एक जैसा ही काम कर रहे हैं तो उन्हें वेतन भी एक जैसा मिलना चाहिए, 39D। वहीं समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता 39A हो जाएगा। और प्रबंधन में, उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों को भागीदार बनाना आर्टिकल नंबर 43A हो जाएगा। तो इस तरीके से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32, नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के बारे में बात करेंगे। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हो गया, बिल्कुल सही बात है। इसके द्वारा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान की गई। तो देखिए अल्पसंख्यक समूहों को तो दी गई मेरे दोस्त, लेकिन 3 ही देश को काउंट किया गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, लेकिन नेपाल और श्रीलंका को हटा दो यहाँ से, इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट तो हो गया गलत, केवल पहला सही होगा। अच्छा, इसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उसमें मुस्लिमों को छोड़ के 6 अलग अलग अल्पसंख्यक समुदाय बताए गए, जिसमें बौद्ध हैं, जैन है, ईसाई है, पारसी है, हिंदू है। तो जरा इन 6 समुदाय के आप एक क्रम से नाम बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 33 पे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मूल अधिकारों की नहीं है भैया? देखो, मूल अधिकार सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध हैं।
इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले भी हैं, ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य हैं और सभी मूल अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को उपलब्ध हैं। इस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे भैया पहला भी सही है कि हमें जो मूल अधिकार प्राप्त किए गए हैं वो कहीं ना कहीं राज्य या सरकार के द्वारा कोई भी ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं जो हमारे लिए गलत हैं, तो उनके खिलाफ ही तो हमें सुरक्षा मिली हुई है। कुछ नकारात्मक भी होते हैं और ये असीमित नहीं है, मतलब इनके ऊपर युक्त निर्बंधन भी लगाया गया है और वाद योग्य भी है। अगर इनका हनन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हो, लेकिन मूल अधिकार के बचाव के लिए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जा सकते। चलिए चौथे वाले की अगर हम बात करें तो बस यही गलत है, क्योंकि सभी मूल अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध नहीं है। अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा कि आर्टिकल नंबर 16 हो गया, आर्टिकल नंबर आप देखोगे 15 हो गया और आर्टिकल नंबर आपका 19 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया। ये सभी आर्टिकल केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। इसीलिए डी वाला यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न है आपका 34, संविधान के 106वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो कि 2023 में लाया गया और इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया। क्या पूछा जा रहा है कि इस अधिनियम के द्वारा महिला सशक्तिकरण का प्रयास किया गया है। बिल्कुल सही बात है, और यह लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में महिला आरक्षण व्यवस्था करता है। बस यहीं पर एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई? देखो, लोकसभा में देगा, विधानसभा में देगा और केंद्र शासित प्रदेशों में केवल और केवल दिल्ली में देगा। जबकि आपको पता है यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी और दिल्ली, इन तीनों में ही विधानसभा का प्रोविजन है, परंतु केवल दिल्ली में यह सुविधा दी जा रही है, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में नहीं। और एक चीज और, राज्यसभा में भी कोई सुविधा नहीं है इस प्रकार की, राज्यसभा में भी कोई रिजर्वेशन नहीं है। इसीलिए बी वाला यहाँ पे गलत हो गया और यह संशोधन अधिनियम 2029 में लागू होगा और राष्ट्रपति ने 29 सितंबर 2023 को इस अधिनियम को मंजूरी दे दी थी। तो बी वाला गलत हो गया। अगला प्रश्न है 35 नंबर पे, निम्नलिखित में से डीपीएसपी तत्वों का कौन सा अनुच्छेद 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया? तो वो एक ऐसा आर्टिकल है जिसको हम कहते हैं 38A, इसको 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया। जबकि 39A जोड़ा गया जिसमें कहा गया समान और निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। 48A में जोड़ा गया कि पर्यावरण की सुरक्षा की जाएगी। 43B जोड़ा गया, मतलब 43A जोड़ा गया प्रबंधन में भागीदारी, अर्थात कर्मकारों की भागीदारी भी सुनिश्चित करो, जो ये वाला लिखा हुआ है यही तो जोड़ा गया था। बाकी 38A नहीं जोड़ा गया था 42वें से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल 14, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25, उपाधियों का अंतर, आर्टिकल 18, समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल नंबर 39D। ये तो डीपीएसपी हो गया, तो ये तो हट गया यहां से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित है? मौलिक कर्तव्यों में तो देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना बिल्कुल है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रखना ये भी है, आयकर अदा करना ये नहीं है दोस्तों, टैक्स पे करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, और वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना ये सही है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे उपरोक्त में से कौन सा संविधान में वर्णित डीपीएसपी में सम्मिलित है मेरे भाई? डीपीएसपी में अगर आप देखोगे तो समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 44 सम्मिलित है, छोटे परिवार का मानदंड नहीं, समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39A ये भी है, प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में शिक्षा ये नहीं है, क्योंकि ये आपके आर्टिकल नंबर 350A के अंतर्गत आता है। तो 1 और 3 ही ऐसे प्रोविजन हैं जो डीपीएसपी में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई, जब भी केंद्र सरकार चाहेगी, संसद चाहेगी, तो भारत के अंतर्गत जो राज्य उनका विभाजन तो कर सकती है, परंतु खुद अविभाज्य है, अविभाज्य संघ, यानी भारत नहीं टूट सकता। तो पहला सही है। और संविधान द्वारा राज्य के अस्तित्व को गारंटी प्रदान नहीं की गई है। ध्यान देना, राज्य के अस्तित्व को कोई गारंटी नहीं प्रदान की गई, जब चाहे तब संसद तोड़ सकती है। हाँ, राज्य को संवैधानिक सुरक्षाएं प्राप्त हैं शक्तियों के रूप में, कि आप राज्य की शक्तियों का कोई हनन नहीं कर सकते बिना उनसे सहमति लिए हुए, लेकिन उनको तोड़ना बनाना इसके लिए कोई सहमति की जरूरत नहीं है। आप देखो 2014 में तेलंगाना बना, सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बना, तो इसमें राज्यों को कोई शक्ति नहीं मिली हुई है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, यानी दोनों ही सही है, व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे मिलान करना है। जैसे राष्ट्रगान की अगर हम बात करें तो 24 जनवरी 1950 को हो गया। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय ध्वज आपका 22 जुलाई 1947 को हो गया। और प्रारूप समिति से संबंधित के एम मुंशी साहब भी इसके सदस्य रहे हैं। ये हो गया। हालांकि इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो भीमराव अंबेडकर जी रह चुके हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 41, निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने
व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर तथा अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है। लोकोत्तर तथा अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है कहने का मतलब हो गया कि गोलकनाथ का जो मामला था 1967 में, इसमें कह दिया गया कि जो मौलिक अधिकार हैं वो डीपीएसपी से भी ज़्यादा वरीयता क्रम में है, ज़्यादा प्रमुख है और उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। क्या कहा? उसमें संशोधन ही नहीं कर सकते हो। तो ये सी वाला स्टेटमेंट सही हो गया। अगला प्रश्न है आपका, केशवानंद भारती केस 1973 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है अथवा किसी अधिकार को वापस ले सकती है। बात तो सही है भाई, ये प्रोविजन तो दिया गया, लेकिन इसके साथ एक लाइन और भी तो जोड़ दी गई कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया सिद्धांत संविधान की मूलभूत संरचना का दिया। इन्होंने ये कहा कि आप मौलिक अधिकारों में संशोधन करना चाहो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु संविधान के आधारभूत या मौलिक अधिकारों के आधारभूत ढांचों में संशोधन नहीं किया जा सकता। जैसे आर्टिकल नंबर 32 आधारभूत संशोधन था, तो इसमें जो है कि संशोधन नहीं हो सकता। और अगर हम बात करें संशोधन किया गया कि नहीं किया गया, तो बिल्कुल किया गया। 44 अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को निकाल के कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी केशवानंद भारती केस के बाद ही इस प्रोविजन को किया गया। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, न्यायालय के विभिन्न फैसलों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन संविधान के मूल संरचना के अंतर्गत आते हैं? भैया, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का संघीय स्वरूप, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। तो ये चारों ही हो जाएंगे, क्योंकि मूलभूत जो संरचना है, मूल संरचना, ये संविधान में कहीं भी लिखित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कहा कि हम इसकी कोई लिखित परिभाषा नहीं दे सकते हैं। ये समय समय के साथ आगे आने वाले केसों में अलग अलग मुद्दों के हिसाब से अलग अलग होती जाएगी। इसीलिए आज लगभग मूलभूत ढांचा या आधारभूत ढांचे में लगभग 30 से भी अधिक अधिकार शामिल हैं। कितने? 30 से भी अधिक प्रोविजन शामिल हो चुके हैं। तो 43 गड्डी हो गया। कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल नंबर 14, ये आपकी ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है, जो कि एक नकारात्मक विचार होता है। क्या होता है? नकारात्मक विचार होता है। जबकि यूएसए के द्वारा दिया गया विधि का समान संरक्षण, यानी कुछ समान संरक्षण किया जाए, और ये सकारात्मक विधि होती है। अगला प्रश्न है आपका 45, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत की उद्देशिका में शामिल नहीं है? तो भाई कौन सा उद्देश्य शामिल है? देखिए, विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। क्योंकि 5 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं होती हैं, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रताएं हैं। लेकिन अगर हम आर्थिक बात करें तो आर्थिक क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त है, यानी 3 प्रकार के न्याय मिले हैं, स्वतंत्रता नहीं है आर्थिक। तो यहाँ पे ये हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निर्देशक तत्वों के तहत 43B के संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो जो 43B है दोस्तों, ये आपका कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी समिति से संबंधित और सहकारी समितियों को जोड़ने के लिए जो 2011 में संशोधन किया गया था, उसका नाम है 97वां संवैधानिक संशोधन। कौन सा है? 97 अमेंडमेंट की बात हो रही है। अगले प्रश्न को देख लो, निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन से नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं? भैया, तो दोनों को प्राप्त हैं। तो आप ये बताओ, क्या आप विदेशी बच्चों के साथ जो है कि शोषण कर सकते हो, या विदेशी लोगों के साथ शोषण कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते, यानी ये उन्हें भी अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल नंबर 23 लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, और इवन की 24 भी प्राप्त होगा। और अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रचार हेतु या प्रसार हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है। तो ये केवल भारतीयों को अधिकार है, विदेशियों को नहीं। पता चला विदेशी कोई आए अंग्रेज और कहे कि भैया मुझे अपना ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना है, तो उसे इतनी छूट नहीं दी गई है। वैसे तुम ऑलरेडी 300 साल हमें लूट चुके हो इस ईसाई धर्म के चक्कर में, अब नहीं, तो ये अधिकार नहीं दिया गया। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21, बिल्कुल उसे ही प्राप्त होना चाहिए, ह्यूमन राइट के तहत उसे मिलना चाहिए। ऐसा थोड़ा है कि विदेशी व्यक्ति आया और उसे जब मन किया तब फांसी पर लटका दिया, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो 1 और 3 सही है, दूसरा वाला नहीं। अब यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? देखिए, सेवाओं पर जो कर का प्रावधान है, सेवाओं पर टैक्सेस की बात है, ये 88वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा एड ऑन की गई। अनुसूचित जाति का आयोग का जो गठन हुआ था, ये हुआ था आपका 89th अमेंडमेंट के द्वारा। 89th अमेंडमेंट के द्वारा जब एसटी के लिए अलग निकाला गया। जबकि यहाँ पे क्या लिख रहा है? 61वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1988 में हुआ, जिसके तहत एज को 21 वर्ष से घटा के क्या किया गया? 18 वर्ष की एज को वयस्क मताधिकार के लिए नॉमिनेट किया गया। तो बी वाला गलत है। फिर सी देखते हैं, मेघालय राज्य की स्थापना 28, ये 28 नहीं होगा दोस्तों,
ठीक है, ये हो जाएगा आपका 22वां संवैधानिक संशोधन। और नगर निगम नगर पालिका की स्थापना भी आपके 74 में होती है, जबकि 73 में क्या है, आपकी पंचायती राज है। तो इस तरीके से कौन सा सही सुमेलित है, केवल पहला सही सुमेलित है, बाकी तीनों गलत है। अगला प्रश्न है 49, यहाँ पे प्रावधान है और यहाँ पे स्रोत देश है। जैसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से है, संसद की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से है, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श सोवियत संघ से है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति आयरलैंड से है। अब एक और एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता दूं, संसद की जो संयुक्त बैठक होती है, इसको आर्टिकल नंबर 108 के तहत राष्ट्रपति इसे आहूत करता है, यानी राष्ट्रपति इसे बुलाता है। लेकिन अगर इसकी अध्यक्षता की बात करेंगे तो लोकसभा स्पीकर करता है, और उसकी गैर हाजिरी में लोकसभा का वाइस स्पीकर यानी उपाध्यक्ष करेगा। और ये प्रावधान किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 118 अर्थात 118 में कहा गया है कि लोकसभा स्पीकर के द्वारा इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। क्लियर हो गई बात। 49 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 20 की धारा 2 के अंतर्गत दोहरे दंड का अर्थ क्या है। एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्रवाई और दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता। ये बात सही है कि अगर कोई व्यक्ति एक ही कृत्य के लिए 2-2, 3-3 बार सजा मिल रही है उसे, हर 2 साल, 1 साल, 5 साल पे छोड़ छोड़ के, तो ये दोहरा दंड हो जाएगा, और ये चीज दोहरा दंड नहीं दी जा सकती है। अगला प्रश्न है आपका 51 नंबर पे प्रश्न आएगा। संसदात्मक शासन व्यवस्था के बारे में पूछ रहा है। क्या होता है भाई, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है जी। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण प्रश्नोत्तर के माध्यम से हो सकता है, मंत्रियों से सवाल जवाब करने के हो सकता है, साथ ही साथ पूरी कार्यपालिका यानी कि पूरी मंत्रिपरिषद विधायिका अर्थात लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो ये सारे प्रोविजंस हैं जो संसदात्मक व्यवस्था में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 52 नंबर पे, संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। हाँ बिल्कुल कह सकते हो। और इसमें सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है या पूरी मंत्रिपरिषद, ये भी सही बात है। और इसीलिए ए स्टेटमेंट से ही कि एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पे आधारित है? कनाडा पे आधारित है, क्योंकि इसमें एक सशक्त केंद्र के साथ राज्यों को रखने की बात की गई है। तो शक्तिशाली केंद्र हमारे भारत में बनाया भी गया है। तो ये हो गया कनाडा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघीय शासन की नहीं है? भैया संघीय शासन में कठोर संविधान भी होता है जिसमें आपको संशोधन करना है तो राज्यों के साथ सहमति लेनी पड़ेगी, स्वतंत्र न्यायपालिका भी होती है और लिखित संविधान होता है। परंतु सशक्त केंद्र आपका एकात्मक व्यवस्था पर आधारित है, जो कि स्पेशली भारत में क्या होता है, आप देखोगे तो भारत में जो सशक्त केंद्र है ये पाया जाता है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में नहीं है। देखिए 321 धाराएं या अनुच्छेद कह सकते हो और 10 अनुसूचियां थी, बिल्कुल सही। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, ये भी सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, ये गलत है। ये तो उस समय गवर्नर जनरल को दिए गए थे, बाद में राष्ट्रपति यानी कार्यपालिका को दे दिए गए। और इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया, ये बात भी सही है। जबकि यहीं पर प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को क्या किया गया, समाप्त किया गया, जिसका प्रारंभ 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से किया गया था। क्योंकि जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया तो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई और राज्यों में प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया। लेकिन 1935 के अधिनियम से प्रांतों का द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्रों में एक द्वैध शासन लागू कर दिया गया। और अवशिष्ट शक्तियों वाला जो प्रोविजन है ये गलत है। अगला प्रश्न है 56। 26 नवंबर 1949 को संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, ये भी बात सही है, 284 सदस्य थे। और 1949 को संविधान को लागू करने के बाद प्रस्तावना को लागू किया गया। हाँ बिल्कुल, प्रस्तावना तो बाद में लागू हुई है, तो पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला प्रश्न है, ये शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य, यानी ये डीपीएसपी के बारे में कह रहा है। और ये जो प्रोविजंस है ना, ये आपके आर्टिकल नंबर 37 में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य जब भी नीति बनाएंगे तो डीपीएसपी का पालन जरूर करेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रिट प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है? देखिए परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण और अधिकार परीक्षा, ये 3 जारी की जाती है, जबकि उत्प्रेषण और प्रतिषेध ये दोनों न्यायालय को दी जाती है, यानी अधीनस्थ न्यायालय को। तो 1, 2, 3 तो ऐसी जिसको जारी किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें यह कहा गया कि पंथ निरपेक्षतावाद और संघवाद भारतीय संविधान के एक मूल लक्षण है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर है? तो ये आपके केशवान भारती केस 1973 में कहा गया था। जबकि SR बोमई वाला जो केस है इसमें 1992 में जो है कि आया था।
इंदिरा साहनी का जो मामला था ये 2006 में आया था रिजर्वेशन को लेके, और मिनर्वा मिल्स केस में जो है कि 1980 में कहा गया कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और संतुलन करने की अवस्था में रहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है और यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है? प्रस्तावना कहा गया, तो ये दोस्तों ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा। अगले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पे मिलान करना है। जैसे अनुच्छेद 23 की बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। फिर अनुच्छेद 26 की बात करें, जो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 38 की बात करो तो राज्यों द्वारा लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए काम किया जाता है। और आर्टिकल 41 में क्या कहा गया, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार भी होना चाहिए। इसका मतलब डी ऑप्शन से होगा 4, 3, 2, 1। अब यहाँ पर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 62 नंबर पे। वीडियो अच्छी लग रही हुई तो दोस्तों अभी तक अगर आप यहाँ तक लगातार मेरे साथ क्लास को करते हुए आए हैं तो नो डाउट आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर देना दोस्तों अपने भाई के लिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे। क्वेश्चन नंबर 62 है, संविधान सभा में मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए ध्यान देना मेरी बात, मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी एक और उप समिति भी थी। यहाँ पूछ रहा है केवल समिति का, उप समिति का नहीं, समिति का। तो उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हालांकि इनके पास एक और समिति थी, प्रांतीय समिति, जिसके अंतर्गत इन्हें क्या करना था, प्रांतों को एकीकृत करना था। लेकिन इन्होंने एक और समिति ले रखी थी जिसका नाम था मौलिक अधिकार समिति, और ये जो काम करती थी 2 उप समितियों के माध्यम से करती, जिसमें एक उप समिति की जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, जेबी कृपलानी साहब थे, जो मूल अधिकार की उप समिति थी और उसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर कहां पर है? देखो, नामिक और वास्तविक कार्यपालिका है, बिल्कुल सही बात है। वहां राजा और प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है। वहां भी सामूहिक उत्तरदायित्व, हमारे यहाँ भी सामूहिक उत्तरदायित्व है। वहां भी द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी वहां पे एक होता है हाउस ऑफ कॉमन्स और लॉर्ड सभा। हमारे यहाँ भी क्या होता है, संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा। परंतु एक बिंदु ऐसा है जहां पर दोस्तों शैडो कैबिनेट, भारत और ब्रिटेन में अंतर है। देखिए, ब्रिटेन क्या 2 दलीय व्यवस्था वाला देश माना जाता है, जिसमें एक दल अगर जीत के सरकार बनाता है तो डेफिनेटली जो दूसरा दल है वो विपक्षी पार्टी है, जिसमें ये उम्मीद की जाती है कि वो एक तरीके से क्या है, वो शैडो प्रधानमंत्री की छाया में बैठते हैं, अर्थात अगले साल वो जीत जाएंगे चुनाव। लेकिन भारत में क्या होता है, बहुदलीय व्यवस्था, यहाँ तो खिचड़ी पक जाती है सत्ता बनाने में, तो ये व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित कौन कौन से क्लॉज हैं? संघीय शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही। संघीय न्यायालय का गठन भी हुआ था 1937 में, यह भी सही है। और संघ स्तर पे द्वैध शासन आ गया था, यानी केंद्र में द्वैध शासन था, प्रांतों का तो समाप्त हो गया, ये बात भी सही है। तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया था, जो ब्रिटिश राज के प्रति उत्तरदायी था, बिल्कुल सही बात है ये भी। और भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतों और भारतीय राज्यों को इकाई के रूप में लेते हुए एक संघ निर्धारित किया था, यानी अखिल भारतीय संघ के रूप में, यह भी बात सही है। हालांकि उसमें जो देसी राज्य थे, देसी रियासतें थी, उन्होंने क्या किया, इसको मना कर दिया और इसीलिए वो उसमें शामिल नहीं हुए, जिसकी वजह से अखिल भारतीय महासंघ का कॉन्सेप्ट केवल कागजों में रह गया, व्यवहारिक स्तर पर नहीं आ पाया। तो ये दोनों सही है। किस समुदाय को 1932 के सांप्रदायिक अवार्ड के तहत आरक्षण प्रदान किया गया था? देखिए, मुस्लिमों को तो था ही पहले से मार्लिमेंटो सुधार में, लेकिन और भी आरक्षण मिल गया इसमें। यूरोपियों को मिला, सिख को मिला और एंग्लो इंडियन को मिला। इसी के साथ साथ आपके जो SC ST वर्ग थे, दलित वाले वर्ग, उनको भी शामिल कर दिया गया, जिसकी वजह से पूना सार्वजनिक समझौता भी हुआ। पूना समझौता भी हुआ था अम्बेडकर जी और गांधी जी के साथ। तो इस तरीके से आप देखोगे कि लगभग सभी लोगों को इसमें जोड़ लिया गया था। अगला प्रश्न 67, भारत में केंद्र और राज्य दोनों को ही निवारक निरोध कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है क्या भैया? बिल्कुल सही बात है भाई, केंद्र सरकार भी बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है। निवारक निरोध विषय को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। भाई, स्टेटमेंट पहला ही कह रहा है कि केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, तो समवर्ती सूची में भी होगा, तो इसलिए व्याख्या भी सही है और पहला स्टेटमेंट भी सही है। अगला प्रश्न है, संविधान के 19(1) ख के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया है और इस पर निर्बंधन आरोपित किया जा सकता है किन आधारों पे? भाई, भारत की अगर संप्रभुता खतरे में होगी तो भी आप पे निर्बंधन हो जाएगा, भारत की अखंडता अगर खतरे में होगी, या भारत का लॉ एंड ऑर्डर अगर आपका खतरे में होगा, तो आपकी स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसीलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 25(1) के अनुसार राज्य निम्नलिखित में से किस आधार पर व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर निर्बंधन आरोपित नहीं कर सकता? अर्थात धार्मिक जब स्वतंत्रता की बात होती है तो लोक व्यवस्था, ध्यान समझना,
सदाचार और स्वास्थ्य, इन तीनों को आधार पे रख के आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, परंतु अखंडता के आधार पे। अखंडता वाले प्रोविजन को आर्टिकल नंबर 19 में प्रतिबंध के लिए शामिल किया गया है, 25 में नहीं। सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है, क्यों कहा है? हालांकि इसमें जो 4 ऑप्शन है, इसका बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए संविधान का विस्तृत होना, ये इन्होंने कह दिया। लेकिन सही मामले में जो था, जब आप देखोगे कांग्रेस के जितने भी सदस्य थे, उनमें से मैक्सिमम लोग जो है कि संविधान सभा में शामिल हो गए। और उस समय आज़ादी के समय या उससे पहले वकालत का जो पेशा था ना, बहुत सम्मानीय पेशा था, बहुत सम्मान दिया जाता था वकीलों को। मैक्सिमम लोग वकील थे, गांधी जी खुद वकील थे, बैरिस्टर थे, आपके जवाहरलाल नेहरू जी वकील थे, ठीक है, बहुत सारे लोग जो है कि वकील थे, पटेल जी वकील थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी तो वकील थे। तो बहुत सारे लोग वकील थे और इन्होंने वकालत, इवन कि अंबेडकर जी वकील थे। तो इन्होंने जो भी नियम बनाए वो कहीं ना कहीं वकीलों की भाषा को ध्यान में रखते हुए बनाए, और इसीलिए आइवर जेनिंग्स ने कह दिया कि ये तो पूरा का पूरा क्या हो गया, वकीलों का स्वर्ग हो गया है। अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं 71, जिसमें कहा जा रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ। बिल्कुल सही बात है, 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को 5 प्रकार के न्याय सुनिश्चित करती है। नहीं मेरे भाई, 5 प्रकार की स्वतंत्रता होती है, जिसमें धर्म की, उपासना की, विचार की, अभिव्यक्ति की, इन सब की होती है, विश्वास की भी। लेकिन न्याय की बात करेंगे तो 3 प्रकार का होता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो असत्य कथन पूछ रहा है तो केवल दूसरा गलत है, पहला तो सही है। अगला प्रश्न, प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया, सही है ये बात। प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है और उसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती भी दी जा सकती है, बस यही गलत हो गया। प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, ये बात तो सही है, 42वें संवैधानिक संशोधन से ये प्रूफ भी हो गया कि भाई संशोधन हो सकता है। परंतु ये अगर अपने आदर्शों को या अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रही है तो न्यायालय में जाके आप इसके खिलाफ चुनौती नहीं दे सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि भाई आप चुनौती दे सकते हो, नहीं हो सकता, अबाध्य हो गया है, गैर न्यायिक है, तो इसलिए दूसरा गलत हो गया। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये स्टेटमेंट दिया, बिल्कुल सही बात है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण नहीं है। देखिए, एकल संविधान, एकल नागरिकता और संविधान की कठोरता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संविधान की कठोरता का मतलब हो गया कि संविधान में संशोधन करने के लिए आपको राज्यों से भी सहमति लेनी पड़ेगी, और राज्यों से जब सहमति लेती है केंद्र सरकार तो ये संघात्मक स्वरूप हो जाता है, एकात्मक नहीं। एकात्मक का मतलब होता है अपने दम पे सारा काम कर लो, किसी और से पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो संविधान में संशोधन भी कौन करता है? संसद करती, राज्य विधानसभा नहीं करती। एकल नागरिकता का प्रावधान है, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश नागरिकता, बिहार नागरिकता नहीं होती, सीधे क्या होता है, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक हैं, बस इतना हम जानते हैं। तो ये दोनों प्रोविजन एकात्मक है, लेकिन संविधान की कठोरता नहीं है। 61वें संवैधानिक संशोधन से पूर्व आम चुनावों के लिए एज क्या थी? 21 वर्ष। लेकिन जब 61वां संवैधानिक संशोधन 1988 में पारित किया गया तो एज कर दी गई 18, और इसका पहली बार 1989 में 9वीं लोकसभा चुनाव में इसका प्रयोग किया गया 18 वर्ष की उम्र का। अगला प्रश्न है 75, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधी एक डीपीएसपी है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 51। अगला प्रश्न है आपका, किस विधि शास्त्री ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था? क्योंकि संविधान में क्या था ना, जो संविधान सभा थी मैक्सिमम सदस्य तो कांग्रेस ही थे। राजेंद्र प्रसाद को ले लो, जेबी कृपलानी साहब को ले लो, पटेल जी को ले लो, नेहरू जी को ले लो, और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर को ले लो, अंबेडकर जी को ले लो, मुंशी जी को ले लो। मैक्सिमम तो सदस्य आपके संविधान सभा के क्या थे? सारे के सारे कांग्रेस ही थे, इसीलिए इन्होंने कह दिया। और ये स्टेटमेंट ग्रेनविल ऑस्टिन ने दिया है, जी ऑस्टिन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 37 में सम्मिलित है? तो देखिए, निदेशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जाएगा, यह भी शामिल है। निदेशक तत्व देश के शासन मूलभूत स्थान रखते हैं, यह भी शामिल है। साथ ही साथ कानून बनाते समय निदेशक तत्वों का प्रयोग करना उस राज्य का कर्तव्य है, यह भी शामिल है। यानी डी स्टेटमेंट 37 में ये सारे स्टेटमेंट आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मूल कर्तव्यों में से कौन सा 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था? तो देखिए, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, यही प्रोविजन जोड़ा गया, बाकी नहीं। अब यहाँ पे विषयों का मिलान करना है कि कौन सा सही सुमेलित है। जनगणना, संघ सूची, उद्योग, राज्य सूची, निगम कर, संघ सूची, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, समवर्ती सूची। परंतु जो डाकघर बचत बैंक है, ये राज्य सूची नहीं है, ये संघ सूची है। इसीलिए भारतीय डाक कहा जाता है, उत्तर प्रदेश डाक नहीं कहा जाता, इंडियन पोस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो जो इंडिया का मतलब है संघ के अंतर्गत आएगा। तो 1 2 3 5 4 नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है आपका 80 नंबर पे,
भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सामाजिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है। बिल्कुल सही बात है। अगर नहीं ये प्रयास करेगी तो बार बार क्या होंगे, सांप्रदायिक दंगे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार अबाध हैं और उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया। ये बात गलत है। अभी मैंने आपको बताया आर्टिकल नंबर 25 पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लोक प्रशासन को लेकर, कहने का मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य को लेकर भी लगाया जा सकता है, संप्रभुता को लेकर भी लगाया जा सकता है, और आर्टिकल 19 पर भी प्रतिबंध लगा सकता है, जिसमें न्यायालय की अवमानना हो गई, अखंडता, संप्रभुता, किसी विदेशी संबंध खराब होने की स्थिति में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मूल अधिकार हमारा अबाध नहीं है, असीमित नहीं है, बल्कि ये कंट्रोल्ड है और इस पर प्रतिबंध भी लगाए गए, जिसको हम युक्त निर्बंधन भी कहते हैं, रैशनल प्रोविजंस। तो यहाँ पे ए सही है और आर गलत है, यानी सी हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे राज्य और उनके गठन का वर्ष है। जैसे अरुणाचल प्रदेश को आप देख लो भैया, अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे 1987, गुजरात 1960, मिजोरम 1987, गोवा दोस्तों 85 में नहीं है, ये भी 1987 में ही है। यानी अरुणाचल, मिजोरम, गोवा ये तीनों एक ही साल में है। तो इसलिए केवल तीसरा वाला गलत है, क्योंकि यहाँ यही पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या क्या 15 थी? बिल्कुल सही बात है। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित ही नहीं हुए थे। यह भी सही है, तो 1 और 2 दोनों शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार है? तो वो हो जाएगा आर्टिकल नंबर 11, और इसी के तहत पहली बार जो अधिनियम बना, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर कर दिया गया? तो 69वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। ये किस वर्ष हुआ था, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, ये जो प्रोविजन लिया गया ये कनाडा से लिया गया है। साथ ही साथ कनाडा से सशक्त केंद्र और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को देने का प्रोविजन भी लिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के विभिन्न नामांकन के संदर्भ में, जैसे भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघीय व्यवस्था किसने कहा? केसी वियर ने कहा, सही है। सहकारी परिसंघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा, यह भी सही है। लेकिन सौदेबाजी का जो संघवाद था, इसको कहने वाले जो व्यक्ति थे वो थे मॉरिस जोन्स। क्या थे दोस्तों? मॉरिस जोन्स ने कहा था, जे मिंडले ने नहीं कहा था। किसने कहा था सौदेबाजी का संघवाद? मॉरिस जोन्स ने। अगला प्रश्न है आपका, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य सहसंबद्ध और अविभाज्य। मूल संविधान में केवल मौलिक अधिकार थे, मूल कर्तव्य नहीं। ये बात तो सही है भैया कि मूल संविधान जब बनाया गया था तब आपके मौलिक कर्तव्य नहीं थे, क्योंकि मौलिक कर्तव्यों को तो बाद में 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में जोड़ा गया, और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे, जिसके लिए रूस का संविधान जो है कि क्या था, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत था, जिसमें मूल अधिकार, मूल कर्तव्य के तौर पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। बाद में 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। यानी पहला स्टेटमेंट तो सही कह रहा है कि भाई मूल कर्तव्य आपके मूल संविधान में नहीं थे, मौलिक अधिकार था, तो पहला तो सही हो गया। दूसरा, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और अबाध समागम संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार है क्या? यह स्टेटमेंट पूछा जा रहा है कि भाई भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य, अबाध समागम वर्णित मौलिक अधिकार है। तो ये दोस्तों मौलिक अधिकार तो है ही नहीं, आर्टिकल नंबर 301 के अंतर्गत ये वर्णित है, तो केवल पहला सही है। अगला स्टेटमेंट क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है आपसे, भारत में न्यायपालिका द्वारा रिट के संबंध में, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है व्यक्ति को प्रस्तुत करना सशरीर, यानी कि बॉडी के साथ, वो कहते हैं ना वी टू हैव बॉडी, तो बिल्कुल सही बात है। परमादेश का मतलब आज्ञा देना। अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से? परंतु उत्प्रेषण लेख का मतलब वर्जित करना नहीं होता है, उत्प्रेषण लेख का मतलब वर्जित करना नहीं होता, यानी तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न कह रहा है बेमेल युग्म बताइए। भाई 39A के अंतर्गत गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। 43B में दोस्तों उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी नहीं है, ये तो आर्टिकल 43A में कहा गया है, जबकि 43B में क्या कहा गया? सहकारी समिति, और यहाँ 43A में दे दिया। यानी इसे मैं कहूँ कि 43A का मतलब ये हो गया, 43B का मतलब ये हो गया, और 48 में वन्य जीवों की संरक्षा या पर्यावरण की संरक्षा, ये तो है ही है। तो गलत कौन सा है? 2 और 3, यानी ये दोनों तो गलत है, तो सी हो गया आंसर। अगला प्रश्न 90, राज्य के नीति हिंसक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के समान थे क्या? नहीं दोस्तों, ये बात ऐसी नहीं है। राज्य के नीति हिंसक तत्वों की सूची में शामिल अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए समाजवादी सिद्धांत की विचारधारा से प्रभावित है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और केवल आपका कौन सा सही होगा? ए वाला, यानी दूसरा ही स्टेटमेंट केवल सही है। अगला प्रश्न है आपका,
कौन सा कर्तव्य संविधान के मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल नहीं है? तो भाई मौलिक कर्तव्य में अगर हम देखें, भारत के संप्रभुता और एकता की रक्षा करना सही है, परिवार नियोजन मतदान ये नहीं है, हिंसा से दूर रहना ये भी सही है, और कर चुकाने का कर्तव्य ये भी नहीं है। यानी 2 और 4 स्टेटमेंट इसमें नहीं है। संविधान की मूल संरचना के बारे में पढ़ते हैं। भारत के संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में मूल संरचना शब्द का उल्लेख है। यहीं पर यह गलत हो गया, क्योंकि पूरे संविधान में कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवंत भारती केस में निर्णय दिया था कि हम समय समय पर मूल संरचना की व्याख्या करेंगे। तो संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, पहला गलत हो गया मेरे भाई। और पूछ रहा है संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कल्याणकारी राज्य बुनियादी संरचना के एक तत्व है, बिल्कुल सही बात है। मूल संरचना के सिद्धांत की पुष्टि मिनर्वा मिल्स केस 1980 में भी हुई थी और बाद में बावन राव केस में भी हुई थी, ये भी सही है। लेकिन इसको सबसे पहले लॉन्च किया गया था 1973 केशवंत भारती केस में। तो यहाँ गलत पूछ रहा है, तो केवल एक वाला गलत है, पहला स्टेटमेंट, बाकी 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है आपका, नए राज्यों का गठन और संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों समेत उपबंध संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकते हैं, जिनका उल्लेख 368 में है। मेरे भाई जब साधारण बहुमत से कर सकते हो तो 368 में रखने की क्या जरूरत है, गलत करो इसे। नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची समेत कोई भी विषय संशोधन केवल संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित हो सकता है? नहीं मेरे भाई, कई सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें राज्यों की सहमति जरूरी होगी, जैसे जीएसटी को लागू करना, राष्ट्रपति की शक्तियों को कर्टल करना, राज्यसभा की सांसद की जो सीटें होती हैं उनको कर्टल करना, कम करना, इन सभी प्रोविजंस में राज्यों की भी आवश्यकता होती है, इसलिए केवल संसद नहीं कर पाएगी। तो पहला गलत, दूसरा गलत, अर्थात डी ऑप्शन सही होगा, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। अगला प्रश्न आ जाओ, संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय मतलब संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरू होती है केवल कहाँ पर? संशोधन की प्रक्रिया आप संसद के किसी भी एक सदन में रख सकते हो, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, लेकिन राज्य विधानमंडल वाला प्रोविजंस नहीं हो सकता, इसीलिए डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, किस वाद का संबंध बंधुआ मजदूरी से है? तो नीरजा चौधरी वाद, जिसे हम कहते हैं 1984 में, ये डायरेक्टली रट लेना बस। अगला प्रश्न है, निवारक निरोध से समझ, इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है, बिल्कुल, यानी अपराध करने से पहले उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है संदेह के आधार पे। और सरकार इसके तहत व्यक्ति को केवल 4 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है? नहीं दोस्तों, 3 महीने तक कर सकती है, लेकिन अगर उसे लगता है कि 3 महीने से अधिक भी करना है तो उसके लिए कमेटी बैठती है, उस कमेटी में जो है कि जजमेंट दिया जाता है कि हाँ अगले 3 महीने के लिए आप और इसे निरुद्ध कर सकते हो। तो केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। किसी लोक पद को अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध जो रिट जारी की जाती है उसमें सीधे पूछा था अधिकार परीक्षा रेट, यानी आप किस अधिकार से इस लोक पद का पालन कर रहे हैं, इस लोक पद का प्रयोग कर रहे हो, तो ये पूछा जाता है। अगला है आपका, मूल कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ये केवल नागरिकों के लिए सही है, बिल्कुल सही बात है, ये नागरिकों के लिए तो है मूल कर्तव्य, विदेशियों के लिए तो है भी नहीं। नेक्स्ट है डीपीएसपी के बारे में, इन्हें लागू करने के लिए सरकार बाध्य है? नहीं दोस्तों, ये ऐच्छिक प्रोग्राम है, ये स्वतः लागू होते हैं, ये स्वतः लागू हो जाएंगे क्या? नहीं, इनके लिए तो नियम बनाना पड़ेगा, विधि बनानी पड़ेगी, अधिनियम लाने पड़ेंगे, तब जाके ये लागू होंगे, स्वतः लागू नहीं हो सकते। जबकि फंडामेंटल राइट आपको स्वतः लागू मिलते हुए देखेंगे। तो ये पहला और दूसरा दोनों गलत है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा कब दिया गया? 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव कब सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया? देखिए 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, जबकि 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्तुत किया गया था नेहरू जी के द्वारा। बहुत सारे बच्चे इसी को कंफ्यूज कर देंगे, तो ध्यान से समझा करो किसी भी प्रश्न को। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में सही कथन बताओ। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, पहला प्रश्न ही यही था दोस्तों। और इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, गलत हो गया, उच्च नहीं था, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जो कि 1774 में की गई थी। तो केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत हो गया। देखिए कौन से एक छोटे छोटे वर्ड से जो है कि आपका प्रश्न गलत हो रहा है, ये चीज आपको जरूर सीखना है, जो मैं सिखाना चाह रहा हूं कि हर एक प्रश्न में बहुत बारीक नजर रखा करो, तभी जाके आप उन गलतियों को ढूंढ पाओगे जहां से प्रश्न को गलत करना है, मतलब गलत चीजें ढूंढनी है। मौलिक कर्तव्य के बारे में, यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, बिल्कुल सही। यह 1976 ईस्वी में 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया। देखो एक छोटा सा वर्ड, 44 नहीं था, 42वां था, तो दूसरा गलत। यह भाग 4 अ में शामिल है या 4 क में, बिल्कुल सही। और यह सोवियत संघ से लिया गया, यह भी सही है। तो 1, 3, 4 सही, लेकिन दूसरा गलत है। क्यों गलत है? बहुत छोटा सा वर्ड था, 42 की जगह 44 था। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों से विलोपित करने के लिए जाना जाता है? तो मोरारजी देसाई, क्योंकि इन्होंने 44th अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में इसे विलोपित किया। और इनकी सरकार इंदिरा गांधी जी को हराने के बाद 1977 से केवल
1979 तक, केवल 2 साल तक ही चल पाई थी। तो उस समय इन्हीं का प्रधानमंत्री का कार्यकाल था। अगला प्रश्न है आपका, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिषेध रिट जारी की जाती है। यह रिट न्यायिक, अर्धन्यायिक तथा निजी संस्थान के विरुद्ध जारी हो सकती है क्या? देखो, निजी संस्थान के विरुद्ध जारी नहीं होती है। न्यायिक संस्थान जैसे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं और अर्ध न्यायिक में जैसे ट्रिब्यूनल वगैरह होते हैं ना, उनके खिलाफ भी ये जारी की जा सकती है, परंतु निजी संस्थाओं के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। तो पहला गलत हो गया। यह रिट उस समय जारी की जाती जब किसी निम्न न्यायालय में कार्रवाई चल रही हो। बिल्कुल सही बात है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। अगला प्रश्न है आपका 106 नंबर में कि भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट के स्थान पर फेडरेशन ऑफ स्टेट को प्राथमिकता क्यों दी गई है? तो पहली बात तो भैया यही समझ लो क्या, कि भारत को राज्य संयुक्त अमेरिका की तरह किसी समझौते का परिणाम नहीं है, ये बात भी सही है। और भारत के राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है और संघ अविनाशी है। प्रशासन की सुविधा के लिए ही देश को विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया, ये बात भी सही है। देखो, यहाँ पे एक प्रश्न में गलती है, दोनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे लिखना चाहिए था भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट के स्थान पर फेडरेशन ऑफ स्टेट को प्राथमिकता दी नहीं गई। हमारे यहाँ फेडरेशन तो वर्ड ही नहीं है, हमारे यहाँ लिखा जाता है क्या, यूनियन ऑफ द स्टेट। क्या लिखा जाता है? यूनियन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का संघ। ये फेडरेशन नहीं है हमारे यहाँ, ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन जो प्रोविजन है पहला और दूसरा वो सही है। क्वेश्चन नंबर 107 को देखते हैं, निम्नलिखित राज्योयों में से गठन का सही काल अनुक्रम क्या है? तो यहाँ देखो सी हो जाएगा। नागालैंड का गठन कब हुआ? 1963। हरियाणा का कब हुआ? 1966 में हुआ। और सिक्किम का कब हुआ? 1975 में। और अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, ये सब कब हुए? 1987 में। तो इसलिए ये आपका क्रम हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया जा सकता है? भाई, मूल अधिकार को कर सकते हो, डीपीएसपी को भी, मौलिक कर्तव्य को भी कर सकते हो। तीनों में संशोधन हो चुका है, तो यहाँ पे सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले के नतीजे में यह माना गया कि भारत का संविधान मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के मध्य सौहार्द एवं संतुलन की आधारशिला पर आधारित है? तो ये आपके उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो मामला था दोस्तों, ये मिनर्वा मिल्स केस में माना गया था, 1980 में माना गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से तत्व संविधान की मूल संरचना में शामिल है? देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र भी है, धर्म की स्वतंत्रता भी है, संसद के संविधान संशोधन की सीमित शक्ति भी है, और न्यायिक समीक्षा और कानून का शासन, तो ये सभी है। तो यहाँ पे ये डी वाला है ना, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत लिखा गया है, यहाँ पे होना चाहिए था ऑल, यानी कि सभी स्टेटमेंट इसमें शामिल है। तो 110 का हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में यह व्यवस्था की गई कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के मध्य किसी भी टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे? ये चंपकम दुराई राजन मामले में कह दिया गया था 1951 में, हालांकि यही स्टेटमेंट गोलकनाथ मामले में भी दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए लगा सकता है? ये डीपीएसपी का प्रोविजन है दोस्तों। डीपीएसपी के किस आर्टिकल में प्रोविजन दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर 39 में दिया गया है। जबकि 43A क्या है? उद्योग प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। और 48A क्या है? पर्यावरण की रक्षा करना। क्या है 48A? पर्यावरण की रक्षा करना। अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 है। 113 में देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वे संवैधानिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए एक सिफारिशें हैं। कह सकते हो भाई, सिफारिश के तौर पे तो आप इसे कह ही सकते हो ना, ठीक है। और धर्मनिरपेक्षता का मूल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पाया जाता है, बिल्कुल सही पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से ली गई भैया? तो ये हो जाएगा आपका राज्यपालों की नियुक्ति, जबकि राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद ये दोनों ही यूएसए के संविधान से ली गई है। मंत्रिमंडल की प्रणाली ये ब्रिटेन से ली गई, यानी यूके से ली गई है, जबकि राज्यपालों की नियुक्ति ये आपके कनाडा से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील के लिए प्रेरणा स्रोत है? आर्टिकल नंबर 47, जिसमें पोषण युक्त भोजन की बात की जाती है। अगला प्रश्न है 116 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? देखिए, एकल नागरिकता भी है, सरकार का संसदीय स्वरूप भी है, लेकिन हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता, दोहरी न्यायपालिका नहीं है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका तो है, लेकिन हमारे यहाँ दोहरी न्यायपालिका नहीं है, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार तो है ही है। तो सी वाला स्टेटमेंट हो गया। अगला प्रश्न अगर हम देखें, अगले प्रश्न को देखते हैं 117 नंबर पे,
निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं? तो भैया संसदीय प्रणाली की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, बिल्कुल सही बात है। वास्तविक और नाममात्र के कार्यपालिका की उपस्थिति होती है, यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, यह भी सही है। संसद के दोनों सदनों का विघटन तो नहीं होता मेरे दोस्त। भाई लोकसभा का विघटन हो सकता है परंतु राज्यसभा का विघटन तो कभी नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तीसरा, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता ये भी होती है, और निचले सदन का विघटन यानी लोकसभा का विघटन ये भी सही है। 1 2 4 5 सही है, लेकिन तीसरा गलत है। अगला प्रश्न है 118 नंबर पे, यहाँ पे विषय दिए हुए और संविधान का भाग दिया गया है। जैसे संघ सरकार की बात करें भाग 5 में है, अधिकरण की बात करें तो भाग 15 में नहीं है दोस्तों, ये भाग किसमें दोस्तों, भाग 14 क में है, और निर्वाचन भाग 15 में है, नगर पालिकाएं भाग 9A में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये तो गलत हो गया। ये स्टेटमेंट तो पहले दिया गया था, कब? बेरुवाड़ी मामले में 1960 में दे दिया गया। प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया सकता, ये भी गलत है। 42वें संवैधानिक संशोधन से संशोधन भी हुआ। प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये सही है, और ये 73 अमेंडमेंट के द्वारा कहा गया केशवंत भारती में। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कौन सा गलत है? भाई ये वाद योग्य है, सही है। ये नकारात्मक सकारात्मक दोनों हैं। ये असीमित नहीं है, ये भी सही। और ये स्थायी होते हैं, ऐसा नहीं है स्थायी नहीं होते हैं। अगर स्थायी होते तो संपत्ति के अधिकार का संशोधन कैसे हो गया? अर्थात केशवानंद केस में कह दिया गया कि आप आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते, बाकी आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं हमें। अगला प्रश्न है 121, कौन से एक केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार है? तो अगर आप उसे देखोगे आर्टिकल नंबर 21 प्राण दैहिक स्वतंत्रता अंग्रेजों को भी है, मतलब भारतीयों को भी विदेशियों को भी। विधि के समक्ष समानता 14 यानी विदेशियों को भी भारतीयों को भी। बलाश्रम का प्रतिषेध आर्टिकल 23 विदेशियों को भी भारतीयों को भी। लेकिन लोक नियोजन में अवसर की समता ये केवल 16 नंबर में आर्टिकल नंबर 16 भारतीयों को प्राप्त है। विदेशी आके नहीं कहेगा कि मुझे भी यूपीएससी में रिजर्वेशन चाहिए ओबीसी का। विदेशी आके नहीं कह सकता ये सब चीजें कि नहीं मुझे भी नौकरी करनी है, पहले उसको यहाँ की नागरिकता लेनी पड़ेगी ना। तो विदेशियों को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। केंद्रीय मंत्रिमंडल 1946 के मंत्री, जैसे बलदेव सिंह जी की बात करेंगे तो बलदेव सिंह जी के पास रक्षा मंत्रालय था, अरुणा आसफ अली जी के पास रेलवे मंत्रालय था, सी राजगोपालाचारी जी के पास शिक्षा मंत्रालय और राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। अगला प्रश्न है कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 का एक भाग नहीं था? देखिए अखिल भारतीय संघ की बात थी, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना नहीं, ये तो समाप्त हुआ था ना, यहाँ से 1919 में लागू हुआ था प्रांतों में, 1935 से तो समाप्त हो गया था। और केंद्र में जरूर द्वैध शासन लागू हो गया था, तो ये गलत हो गया। संघीय न्यायालय की स्थापना भी थी, 1937 में हुई थी। भारतीय परिषद का अंत भी इसमें शामिल था, तो केवल बी वाला गलत हो गया। मूल कर्तव्य के संदर्भ में बात करेंगे, राज्य के निदेशक सिद्धांत की तत्व की तरह ये भी न्यायोचित नहीं है। भैया न्यायोचित नहीं है, ये पूछा जा रहा है, तो आप कह सकते हो हाँ सर। और स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी? 10 नहीं भैया 12 है। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4A में शामिल किया गया, ये सही है। तो सही पूछ रहा है 1 और 3, ठीक है। बी वाला मतलब दूसरा स्टेटमेंट गलत था। अब हमारा यहाँ पे लास्ट प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य का एक और प्रश्न है कि कौन इसकी सूची में शामिल नहीं है। अगर आप देखो भारत की संप्रभुता एकता को अक्षुण्ण रखना, ये तो है ही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा स्थापित करना आर्टिकल नंबर 51, ये तो डीपीएसपी में चला गया, दूसरा काट दो। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ये भी है। संविधान का पालन करना, ये भी है। ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना, ये आर्टिकल नंबर 49, ये भी डीपीएसपी है। तो 2 और 5 हटा दोगे तो यही तो पूछ रहा कौन शामिल नहीं है भाई, 2 और 5 यही तो आपको हटाना है, 2 और 5। ये हो गया दोस्तों आज के हमारे पॉलिटी का सेशन कंप्लीट। इसके बाद आप देखोगे जो करंट अफेयर्स है मार्च 2023, जो पिछले 1.5 साल पुराना है, जिसे हमें कवर नहीं करना है। मैं लगातार हर वीडियो में यही कहते आ रहा हूँ कि जैसे ही हमारे पास टेस्ट सीरीज के अंतर्गत जनवरी 2024 से करंट अफेयर शुरू होगा, हम उसे पूरा कंप्लीट करेंगे। जल्दी उसकी भी टेस्ट सीरीज आपके सामने आने वाली है, जिसमें जनवरी 2024 भी शामिल है। हमने पहले फुल टेस्ट किए थे लगभग 6-7, और अभी हम लोग सेक्शनल टेस्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। 2-3 टेस्ट पेपर और होंगे सब्जेक्ट वाइज, फिर उसके बाद हम लोग दोबारा फुल टेस्ट पे आ जाएंगे। कुल मिलाकर 35 टेस्ट पेपर का टारगेट है। टारगेट आपका 35 जरूर कंप्लीट होना चाहिए, उसमें चाहे आप फुल टेस्ट करो चाहे सब्जेक्ट वाइज करो, अल्टीमेटली आपकी चीजें तैयार होनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। इसकी पीडीएफ के लिए वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।